था जब स्वतंत्रता संग्राम ने, आप कह सकते हैं, नरम दल के तरीकों से आगे बढ़कर एक नया, ज्यादा आक्रामक रूप लेना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। ये वो दौर था जब ब्रिटिश नीतियां, खास तौर पर लॉर्ड कर्जन के 1905 में किए गए बंगाल विभाजन जैसे कदमों ने राष्ट्रवाद की चिंगारी को जैसे आग में बदल दिया। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था और संघर्ष के नए तरीकों की तलाश हो रही थी। और हाँ, ये भारतीय राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी के आगमन का भी समय था। शुरुआत करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम से, और इसका सिरा सीधा जुड़ता है बंगाल विभाजन 1905 से। हाँ, 1905। इसके पीछे किसका दिमाग था? लॉर्ड कर्जन का। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। और सरकारी तर्क क्या दिया गया? सरकारी तर्क था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है, प्रशासनिक सुविधा का बहाना। लेकिन क्या यही असली वजह थी? मुझे नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मकसद था बंगाल, जो उस वक्त राष्ट्रवादी चेतना का, आप कह सकते हैं, गढ़ बन चुका था, उसे कमजोर करना। अच्छा। लॉर्ड कर्जन की बांटो और राज करो की नीति इसमें साफ झलक रही थी। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुमत बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिक आधार पर तोड़ने की एक कोशिश थी ये। मगर हुआ शायद इसका उल्टा असर। बिल्कुल उल्टा। इस विभाजन के विरोध में जबरदस्त स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन खड़ा हो गया, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि आखिरकार 1911 के दिल्ली दरबार में अंग्रेजों को ये विभाजन रद्द करना पड़ा। 1911 में? हाँ, 1911। और यही वो साल था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला भी हुआ। अच्छा, ये दोनों चीजें 1911 में हुई? जी। और इसी विभाजन की पृष्ठभूमि में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ। हाँ, 1906? हाँ, 1906 में ढाका में आगा खान के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेताओं ने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की थी, और सच कहूँ तो अंग्रेजों ने भी इसे कहीं न कहीं बढ़ावा दिया। उन्हें लगा होगा कि कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। बिल्कुल, उन्हें लगा कि कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक अलग मुस्लिम संगठन उनके हित में रहेगा। लीग का जो शुरुआती उद्देश्य था, वो था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना। फिर 1909 में आए मॉर्ले मिंटो सुधार, या जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। इनका क्या लक्ष्य था? देखिए, इसके पीछे एक दोहरी रणनीति थी। एक तरफ तो नरम दल के नेताओं को खुश करना था, जो संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे। जी, याचिकाओं वगैरह से। जी। और दूसरी तरफ गरम दल के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। परिषदों का आकार बढ़ाया गया, भारतीयों को थोड़ा ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन सबसे बड़ा और जिसका असर बहुत दूर तक गया, वो प्रावधान था पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। पृथक निर्वाचन मंडल, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, ये कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए। अच्छा। जहाँ सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। लॉर्ड मिंटो, जो तब वाइसरॉय थे, और जॉन मॉर्ले, भारत सचिव, इन सुधारों ने भारतीय राजनीति में, आप कह सकते हैं, आधिकारिक तौर पर सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। जिसके नतीजे फिर बहुत घातक हुए। बहुत घातक। तो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, इसे याद रखना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी तो काफी उथल पुथल चल रही थी। 1907 में सूरत में क्या हुआ था? हाँ, 1907 का सूरत अधिवेशन, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। नरम दल और गरम दल के बीच विचारधारा और संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद बढ़ते ही जा रहे थे। अच्छा, किस तरह के मतभेद? गरम दल, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहते हैं, हाँ। वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़ गए थे। जबकि नरम दल, जैसे गोखले, फिरोज शाह मेहता, वो इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और संवैधानिक दायरे में रहकर स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। और फिर अध्यक्ष पद का चुनाव। वही मामला बिगड़ा। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर ये मतभेद टकराव में बदल गया। नरम दल के उम्मीदवार थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष? जी, घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष चुने गए। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। इसे ही सूरत विभाजन 1907 कहते हैं। और इस विभाजन का असर क्या हुआ राष्ट्रीय आंदोलन पर? असर तो बुरा ही हुआ।
कांग्रेस कमजोर हो गई और अंग्रेजों को मौका मिल गया गरम दल के नेताओं पर शिकंजा कसने का। जैसे? तिलक जी को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया गया बर्मा में। अरविंदो घोष सक्रिय राजनीति से एक तरह से अलग हो गए, वो पौंडीचेरी चले गए। राष्ट्रीय आंदोलन को इससे काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन कुछ सालों बाद स्थिति बदली। 1916 का लखनऊ समझौता काफी अहम माना जाता है। हाँ, 1916 का लखनऊ समझौता ये दो वजहों से महत्वपूर्ण है। पहली, जो आपने कहा, सालों बाद नरम दल और गरम दल फिर से एक मंच पर आए, कांग्रेस का एकीकरण हुआ। अच्छा, ये बड़ी बात थी। जी। और दूसरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। दोनों ने मिलकर सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग करने का फैसला किया। ये भी अहम है। हाँ, लेकिन इस समझौते में एक पेंच था। कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया। ओहो। इसे भविष्य के लिए एक बड़ी रणनीतिक भूल माना जाता है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, 1916 लखनऊ। बिल्कुल, ये नाम और साल 1916 याद रखने लायक है। और 1916 में ही एक और बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, होम रूल लीग आंदोलन। बिल्कुल, 1916 में ही इसके दो प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छा, दोनों की अलग अलग लीग थी। हाँ, दोनों ने अपनी अलग अलग लीग बनाई। तिलक जी की महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय थी और बेसेंट की बाकी भारत में। लेकिन उद्देश्य एक ही था, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों के लिए स्वशासन यानी होम रूल हासिल करना। और तरीके क्या थे इनके? उन्होंने जनसभाएं की, भाषण दिए, पर्चे बांटे और अपने अखबारों के जरिए होम रूल का विचार फैलाया। जैसे तिलक जी का मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। हाँ। और एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इनके जरिए होम रूल के विचार को घर घर तक पहुंचाया गया। इसने राजनीतिक सरगर्मी को बहुत बढ़ाया और आम लोगों में राष्ट्रीयवादी चेतना जगाई। एनी बेसेंट की लोकप्रियता तो इतनी बढ़ी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष भी चुनी गई। हाँ, बिल्कुल। इसी आंदोलन की लोकप्रियता के कारण एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1917 कलकत्ता। जी, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के लिए। 1917 कलकत्ता, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। इसी बीच पहला विश्व युद्ध 1914-18 भी चल रहा था, उसका भी असर पड़ रहा होगा। बहुत ज्यादा। युद्ध के बाद फिर कुछ सुधारों की बात हुई। हाँ, देखिए, युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन का काफी साथ दिया था, सैनिक भी दिए, संसाधन भी। तो भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि भाई इसके बदले में हमें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, स्वशासन की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे। जी। होम रूल आंदोलन का दबाव भी बढ़ रहा था। इसी पृष्ठभूमि में 1917 में अगस्त घोषणा हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन लाना है। अच्छा। और इसी के आधार पर फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, वो लाया गया। इसमें क्या खास था और ये 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से कैसे अलग था? इसका सबसे चर्चित और शायद सबसे जटिल प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन। हाँ, एक तरह से प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांटा गया, आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड। अच्छा, आरक्षित और हस्तांतरित। जी, आरक्षित विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई वगैरह, ये गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास रहे, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। मतलब उनपे अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल। बिल्कुल। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, ये भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। केंद्र में भी विधायिका को थोड़ा ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाया गया, लेकिन असल शक्तियां गवर्नर जनरल के पास ही रहीं। तो अगर 1909 और 1919 के सुधारों की तुलना करें तो देखिए, 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी मुसलमानों के लिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने इसे और फैला दिया, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी। मतलब सांप्रदायिकता को और बढ़ाया। जी, 1909 ने परिषदों का विस्तार किया था। 1919 ने प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन यानी वही द्वैत शासन लाने की कोशिश की। लेकिन सच ये है कि दोनों ही सुधार भारतीयों की जो स्वशासन की आकांक्षा थी, उसे पूरा करने में पूरी तरह नाकाफी थे।
असल सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही बनी रही। भारत सरकार अधिनियम 1919 एक तरह से कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। अब जरा आर्थिक मोर्चे पर नजर डालते हैं। स्वदेशी आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा था? स्वदेशी का मतलब ही था अपने देश का, तो विदेशी माल खासकर मैनचेस्टर का कपड़ा और लिवरपूल का नमक, इनका बहिष्कार किया गया। हाँ, होली जलाई गई थी विदेशी कपड़ों की। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों ने विदेशी चीजों की होली जलाई। इससे भारतीय कुटीर उद्योगों और कारखानों को थोड़ा बल मिला। एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की भावना जगी। और इसी माहौल में टाटा स्टील की भी स्थापना हुई। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई जमशेदपुर में। ये औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक बनी। तो साल 1907 और टिस्को की स्थापना, ये याद रखना चाहिए। और पहले विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? 1914 से 1918 तक युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादातर बुरा असर ही पड़ा। अंग्रेजों ने युद्ध के खर्चे पूरे करने के लिए भारत पर भारी टैक्स लगाए, कर्ज लिए। चीजों के दाम आसमान छूने लगे, महंगाई बहुत बढ़ गई, जिससे आम जनता की कमर टूट गई। लेकिन क्या कुछ उद्योगों को फायदा भी हुआ? हाँ, ये बात भी सही है। युद्ध के कारण बाहर से आने वाले माल में कमी आई, जिसका कुछ भारतीय उद्योगों, खासकर कपड़ा उद्योग को फायदा जरूर हुआ। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो युद्ध ने भारत की आर्थिक हालत को और खराबी किया। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे थे इस दौरान? स्वदेशी आंदोलन का यहाँ क्या योगदान था? स्वदेशी आंदोलन सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं था, इसका एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव भी था। राष्ट्रीय शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। अच्छा। अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करके कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसके प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने थे। हाँ। अपनी भाषा, अपना साहित्य, कला, संस्कृति, इन सब के प्रति एक गौरव का भाव जगा। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकारों ने इस भावना को अपनी रचनाओं से और मजबूत किया। और जो समाज सुधार के प्रयास चल रहे थे पहले से, वो भी जारी थे। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिससे एनी बेसेंट भी जुड़ी थी, ऐसे संगठन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शिक्षा के प्रसार में लगे हुए थे। इन आंदोलनों ने भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना को जगाने में अपनी भूमिका निभाई। अब आते हैं प्रतिरोध के शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। इस दौर के अंत में गांधी जी का आगमन और उनके शुरुआती आंदोलन। जी, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बिल्कुल निर्णायक मोड़ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ सफलतापूर्वक सत्याग्रह का प्रयोग करने के बाद 1915 में भारत लौटे। 1915 में? हाँ, 1915, ये साल याद रखें। शुरुआत में उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर सीधे राजनीति में नहीं कूदे। हाँ, गोखले ने उन्हें सलाह दी थी जी, कि पहले 1 साल तक देश का भ्रमण करो, लोगों को समझो, देश की नब्ज को पहचानो। तो उन्होंने वही किया। और फिर उन्होंने अपने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में शुरू किया। कहाँ से? हाँ, उनके शुरुआती 3 प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्रम से याद रखने चाहिए। पहला, 1917 में बिहार के चंपारण में। चंपारण 1917? जी, वहाँ नील किसानों का शोषण हो रहा था। अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। एक व्यवस्था थी तिनकठिया प्रणाली। हाँ, तिनकठिया। गांधी जी वहां गए, जांच की और उनके हस्तक्षेप से किसानों को राहत मिली। ये भारत में उनका पहला सफल सत्याग्रह था, चंपारण 1917। इसके बाद? दूसरा, 1918 में अहमदाबाद में, वहां कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। अच्छा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। जी, प्लेग बोनस को लेकर मजदूरों और मिल मालिकों में विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और पहली बार भूख हड़ताल मतलब अनशन का प्रयोग किया। भारत में पहली बार? हाँ, भारत में पहली बार। और इसके बाद समझौता हुआ, अहमदाबाद 1918। और तीसरा? तीसरा 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में। खेड़ा सत्याग्रह 1918। हाँ, वहाँ फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार पूरा लगान वसूल रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने का आह्वान किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान माफ किया गया। खेड़ा 1918। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा 1917, 1918, 1918। बिल्कुल। इन तीनों आंदोलनों ने गांधी जी को भारतीय जनता, खासकर किसानों और मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। और उनकी जो तकनीक थी सत्याग्रह की, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रतिरोध, उसकी शक्ति भी लोगों ने देखी। लेकिन इसी दौर में अंग्रेजों का दमन चक्र भी तेज हो गया लगता है। बिल्कुल।
जिसका नतीजा था रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सरकार डरी हुई थी कि क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से बढ़ सकती हैं। जी। तो उनको कुचलने के नाम पर 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया। 1919 का रॉलेट एक्ट। जी, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक कमेटी की सिफारिशों पर ये कानून बना था। और ये बहुत ही कठोर कानून था। क्या था इसमें ऐसा? इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक नजरबंद रखने का अधिकार दे दिया था। बिना मुकदमा? हाँ, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। नारा ही लग गया, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून। गांधी जी ने इसका जोरदार विरोध किया होगा। बिल्कुल। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। ये रॉलेट सत्याग्रह उनका पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन था। पहला ऑल इंडिया मूवमेंट। जी। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुए। पंजाब में विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गए थे। और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे, कुछ रॉलेट एक्ट के विरोध में और कुछ अपने स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक सभा करने के लिए। तभी जनरल रेगिनॉल्ड डायर अपनी फौज की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने का जो एकमात्र रास्ता था उसे बंद करवा दिया। हे भगवान! और बिना किसी चेतावनी के वहां जमा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थी भीड़ पर? जी। और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। इस बर्बर हत्याकांड का क्या परिणाम हुआ? पूरा देश हिल गया होगा। हिल गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन असल में हजारों लोग घायल हुए। इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश शासन का जो क्रूर और अमानवीय चेहरा था, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। हाँ, इसके बाद तो धारणा बिल्कुल बदल गई होगी। बिल्कुल। राष्ट्रवाद की भावना और तीव्र हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। हाँ, उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। जी। और दिसंबर 1919 में अमृतसर में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, 1919, अमृतसर। हाँ, इसमें हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई और अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े असहयोग आंदोलन की भूमिका तैयार होने लगी। जलियांवाला बाग 1919 भारतीय इतिहास का एक ऐसा जख्म है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी दौर में आपने पहले जिक्र किया था, उग्रवादी या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी देखने को मिला था। हाँ, खासकर बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में जब स्वदेशी आंदोलन पर सरकारी दमन बहुत बढ़ गया और संवैधानिक तरीकों से निराशा हाथ लगी, तो कुछ युवाओं ने मतलब हिंसा का रास्ता अपनाया। अच्छा। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त समितियां बनी। इनका मकसद था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, सरकारी खजाना लूटना, हथियार जमा करना। कुछ प्रमुख घटनाएं जैसे अलीपुर बम कांड 1908, जिसमें अरबिंदो घोष पर भी मुकदमा चला था, हालांकि वो बाद में बरी हो गए। हाँ, अरबिंदो घोष। जी। और खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, जिसमें किंग्सफोर्ड तो बच गया लेकिन 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। हालांकि ये आंदोलन बहुत व्यापक जन समर्थन हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने युवाओं में बलिदान की एक अद्भुत भावना भरी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही घटनापूर्ण दौर था। चलिए शुरू करते हैं 1920 के दशक से। हाँ, 19